ओम शांति। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पीछे वाले बहुत अच्छे। थक तो नहीं गए? सुबह से सुनते सुनते स्ट्रेस तो नहीं हो गया? टॉपिक तो स्ट्रेस फ्री लिविंग है, बट एक के बाद एक वक्त आ रहा है, स्ट्रेस बढ़ तो नहीं रहा? नहीं। अच्छा, और हैप्पी हो गए। वेरी गुड। कहते कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, मैं राइट? और जो लोग सीखते रहते हैं वो कभी बुजुर्ग नहीं होते। जिनमें सीखने का गुण होता है वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। जिनमें सीखने का गुण होता है वो हमेशा कुछ रचनात्मक कार्य करते हैं, क्रिएटिव वर्क करते हैं। तो कभी ये नहीं सोचना कि मुझे सब कुछ आता है। ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो ये कहते हैं कि मैंने सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, पॉजिटिव चेंज कोर्स किया हुआ है, फलां कोर्स किया हुआ है, कितना सारा भी किया हो, पर जीवन पर्यंत हमें सीखना है। जब तक जीना है तब तक सीखते रहना है। मेरे साथ साथ बोलिए। पीछे वाले बोल रहे, मिलके बोलिए मेरे साथ साथ। जब तक जीना है सीखते रहना है। फिर से बोलिए। जी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ आता है। ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी ने अपने द्वार बंद कर लिए, अब कोई अच्छी रोशनी वहाँ पर नहीं आ सकती। तो कभी कभी मैंने देखा है कि छोटे बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। हमारे पास बच्चों की भी क्लास होती है बीच बीच में। तो मैंने ऐसे एक दिन कहा बच्चों के क्लास में कि बच्चे ना पहले कान्हा जैसे होते थे, बड़े शांत, बड़े चीयरफुल। तो एक बच्चा कहता है 7th स्टैंडर्ड का, कहते दीदी तब माँ ना यशोदा जैसी होती थी, और आज की जो माँ है वो यशोदा जैसी नहीं है। एक दिन उनको बताया गया कि आपको जैसे मम्मी आपकी मार्केट जाती है, पेरेंट्स कुछ भी मार्केट में कुछ लेने जाते हैं, तो जब वो आते हैं ना तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप एक गिलास पानी उनके लिए लेके जाएं, ट्रे में रख के जाएं। कहते ये बात तो ठीक है कि जब वो आए तो हम ऐसा करें। हम सुबह से गए रात को आए और वो हमें पानी ना दे तो तो मैंने कहा ये बात भी विचारणीय है, उनको भी पूछना है और हमें भी पूछना है। तो छोटे छोटे बच्चे भी हमें बहुत अच्छी बात सिखा देते हैं। कभी कभी हम बड़े बड़े संकल्प देते हैं सबको। जैसे राखी आती है तो बहनें राखी बांधते हुए पूछती हैं ना कि आप क्या संकल्प करेंगे। तो एक बार मतलब 2 बहन भाई इकट्ठे आए राखी बंधवाने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि मैं ये राखी आपको बांधूंगी, लेकिन आपने पहले एक संकल्प करना है। मुझे पता था कि दोनों की बहुत लड़ाई होती है। मैंने कहा आपने ना 1 मास लड़ना नहीं है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखे और हंसे, बहन भाई। मैंने कहा क्या हुआ, कोई मुश्किल थोड़ी है, बस 1 मास आपने लड़ना नहीं है। वो फिर और मुस्कुराई। मैंने कहा कुछ बात है क्या, आप दोनों कुछ सोच के आए हो? कहते बस 1 मास तो बहुत बड़ी चीज़ है दीदी, आप ना हमारे से केवल। मैंने कहा अच्छा ठीक है 7 दिन का कर लो। फिर वो देख के मुस्कुराए। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? कहते पहले आप हमसे ये पूछो हम 1 दिन में कितनी बार लड़ते हैं। 1 दिन में भी 1 घंटे में हमारी बहुत लड़ाई होती है। तो आप ना हमसे 3 दिन का संकल्प करवा लो। 3 दिन हम ठीक रहेंगे ना तो हम धीरे धीरे उसको 7 दिन तक लेके जाएंगे। 7 दिन के बाद 11 दिन पे, फिर 1 मास का। तो मैंने उन बच्चों से सीखा कि छोटा सा ही संकल्प करवाओ किसी से जिसको वो निभा सके। उससे क्या फ़ायदा होता है, खुद भी जब आप छोटा सा संकल्प करते हैं और वो पूरा हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपके मन में आता है यस आई कैन डू इट, आई मस्ट डू इट। कई बार हम बड़े बड़े संकल्प करते हैं और वहाँ तक पहुँच नहीं पाते तो हम अंदर से निराश हो जाते हैं। हमें लगता है ये तो बड़ा ही मुश्किल है, हम कैसे कर सकते हैं। तो छोटे छोटे संकल्प क्रिएट करो। छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो कुछ मैं कहूँगी आप वही करेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत देर हो गई है ना सुनते सुनते, नहीं?
ठीक है, जो कुछ मैं कहूँगी और वो आप करते जाएंगे। अपना हाथ सीधा करें, जल्दी से पैरों को टच करें, पैरों को, घुटनों को टच कीजिए, कंधों को कीजिए, पेट को कीजिए, गाल को कीजिए। ये है गाल, दोनों हाथ रखो। देखो आप कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना पीछे वाले जी। अब इस एक्सरसाइज में 2 मैसेज हैं, आप में से कोई सुनाए। एक दूसरा माइक मिल सकता है? लेट अस सी किस किसने ध्यान से सुना है। हाथ खड़ा कीजिए, इसमें क्या मैसेज था? आइए आइए आइए, आपने हाथ खड़ा किया ना, चलो वहीं बैठ के बताइए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा। एक्सरसाइज, यस, इस एक्सरसाइज में 2 मैसेज है। और ये एक्सरसाइज सबको अच्छी लगती है, चाहे स्कूल में कराओ, कॉलेज में कराओ, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में कराओ। मैंने आपको 3 बार एक इंस्ट्रक्शन दी कि जो कुछ मैं कहूँगी वो आप करेंगे, ठीक है? मैंने आपको कहा ऐसे हाथ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, फिर मैंने कहा गाल पे रखिए, तो आप सब ने यहाँ नहीं रखा, यहाँ पे हाथ रखा है ना। यहाँ क्यों चले गए आप? क्यों चले गए? मुझे देखकर, हाँ जी। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, जो कुछ मैं कहूँगी वो आप करेंगे। मैंने ये तो नहीं कहा था जो मैं करूँगी वही आप करेंगे। 2 मैसेज है इसमें इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। किसी भी सभा में आप जाएं, सबसे पहली चीज़ होती है प्रॉपर लिसनिंग। प्रॉपर लिसनिंग, क्या कहा जा रहा है। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी ये चीज़ स्पष्ट की कि अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे ना, बात होगी कुछ और, आप समझेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। तो अच्छे से अच्छा आप करा पाएं तो उसके लिए प्रॉपर लिसनिंग। जब आप कहीं प्रेजेंट है ना, तो तन से और मन से आपको उपस्थित रहना है, ठीक है? कभी कभी हम तन से होते हैं पर मन से नहीं होते हैं। इस हॉल में कौन कौन प्रेजेंट है? देखो कितने लोग हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। इस हॉल में जो प्रेजेंट है हाथ खड़ा करें, हाथ हिलाएं, अच्छे से हिलाएं, हिलाते रहिए, हिलाते रहिए। यस, अब लग रहा है कि आप हॉल के अंदर हैं। कभी कभी हम तन से यहाँ होते हैं लेकिन मन हमारा दूसरा काम कर रहा है कि हमारी तो बस जाने वाली है, इनका सेशन पता नहीं कब पूरा होगा, फिर हमें दीदी से मिलना है। बहुत सारे काम, मल्टीटास्क हम करते हैं, एक टाइम में बहुत सारे और काम करते हैं ना। यहाँ बैठे बैठे कोई सेंटर पर होकर आ गए, किसी को कोर्स का टाइम दे के आ गए, बहुत सारी चीज़ें मन ही मन में कर लेते हैं। तो पहला इसका मैसेज है प्रॉपर लिसनिंग। जब भी कोई बात हम सुने तो हम ध्यान से सुनेंगे और तन से और मन से प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा इस एक्सरसाइज का मैसेज है कि कोई भी बात आप किसी को कितनी भी अच्छी कहें, लोग आपके कर्म को देखते हैं, एक्शन को देखते हैं। गलती आपने नहीं की। अगर मैंने अपना हाथ यहाँ रखा होता तो आपका हाथ कहाँ जाता? रख के देखो, बाबा को देखो एक बार, स्वीट बाबा, ब्यूटीफुल बाबा, आपका हाथ यहीं जाता क्योंकि आप सामने यही देख रहे थे। तो गलती मैंने इंटेंशनली यही की थी कि मैंने अपना हाथ यहाँ पे रखा और मुझे आप सब देख रहे थे। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि जो कुछ हम कहते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम करते हैं। एम आई राइट? क्लियर? यस, सबको क्लियर? ठीक है। तो अभी जब भी हम कहीं पर जाएं तो हमें ध्यान से सुनना है, ध्यान से ही समझना है, कोई भी बात को ध्यान से सुनना है। और जिन्हें स्ट्रेस होता है, ऐसे लोग या तो बहुत अधिक खाते हैं या खाते ही नहीं हैं, या तो बहुत सोएंगे या सोएंगे ही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें वो अनकंफर्टेबल फील करते रहते हैं। अंदर ही अंदर उनको चिंता, भय, परेशानी, नींद ना आना, ये सब लक्षण होते हैं। ऐसी आत्माओं को ठीक करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिससे आप उनको बता सकते हैं। स्ट्रेस के बारे में उन लोगों को बहुत कुछ पता है, उनको चाहिए इसका समाधान जो वो इजीली कर पाएँ। तो मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगी जिन्हें मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे जो लगता है कि स्ट्रेस फ्री लिविंग के लिए सबसे पहले तो हमारे मन में एक निर्णय होना चाहिए कि मुझे खुश रहना है, दृढ़ संकल्प होना चाहिए और खुद से भी बहुत प्यार होना चाहिए। अगर आपके मन में दृढ़ता है ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप कुछ सेकंड के लिए अपने आईज को क्लोज करें और आप 3 ऐसे लोगों को अपने सामने लाइए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं।
नेत्र बंद रखेंगे और तीसरा नेत्र खुला रखेंगे। कोई भी 3 लोग सोचिए जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं। मन की आंखों से देखते देखते इन्हें धन्यवाद भी बोल दें और नेत्र खोल लें। जी, अब आप में से कोई बताना चाहेगा कि वो 3 लोग कौन से हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं? शेयर करें, बैठे बैठे बताइए। यस, बोलिए। सबको डर लगता है बताते हुए, पता नहीं कोई क्या सोचेगा। जी, बाबा। अच्छा, और? अच्छा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा। जी, और बोलिए। 3 लोग कौन कौन से थे आपके सामने जो मन में आए, आपने उनका धन्यवाद किया? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और बड़ी दीदी। पीछे वालों में से कोई बताए? यस। अच्छा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जानकी दादी। बहुत अच्छा। देखिए, जिनसे भी आप पूछेंगे ना, तो वो ना बाहर वाले जो भी होते हैं वो पेरेंट्स का नाम लेंगे। हम सब बाबा के बारे में कहते हैं, ब्रह्मा बाबा का, दादी का। बहुत कम लोग होंगे जो ये कहते हैं कि मैं खुद से भी प्यार करता हूँ, है ना? इधर से एक बहन ने बोला, उनके लिए ताली बजाएंगे। अगर मुझे खुद से प्यार है ना, अपने जीवन से प्यार है, तो मैंने बात सोची कि मुझे खुश रहना है, तो हम अपनी खुशी को कभी भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम खुद से बहुत प्यार करते हैं। जो खुद से प्यार करते हैं वो अपनी अवस्था को कभी खराब नहीं करेंगे। आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ना, वो आपकी इंटरनल स्टेज है, उसको कभी भी खराब नहीं होने देना। और ये इतना सुंदर जीवन हमें परमात्मा ने दिया, तो हमें अपने आप से पूछना है कि मैं अपनी जिंदगी को खुशी से जी रही हूँ या मैं काट रही हूँ। आस्क योरसेल्फ। फिर से आंखें बंद करें, अपना सीधा हाथ अपने दिल पे रखें, केवल अपने आप से बात करें। आज मैंने खुद से प्यार करने का वायदा किया है। मैं खुद से प्यार करती हूँ। खुद से पूछिए, मुझे परम पिता ने ये बहुत सुंदर जिंदगी दी है, मैं इसे खुशी से जी रही हूँ या मैं इसे काट रही हूँ। ओके, ओपन योर आइज। कितने लोग कहते हैं कि मैं खुशी से अपना जीवन जी रही हूँ? ऊपर करिए। थैंक यू। मैं उनसे बहुत खुश हूँ जिनके हाथ नीचे थे। किस लिए? कि वो सच बोल रहे हैं। बहुत कम लोग होते जो सच बोलते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, बी ऑनेस्ट। हम सब एक ही परिवार में बैठे हुए हैं। अगर हमें कुछ लग रहा है ना कि हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं, इसका मतलब हमें अपने में कुछ चेंज लाने की ज़रूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम सच बोलेंगे तो रास्ता निकल जाएगा। अगर हम झूठ बोलेंगे और वो भी अपने आप से, तो कोई भी मार्ग नहीं मिलेगा। तो जीवन के अंदर हमें अपने साथ भी ना बहुत सच्चे रहना, बहुत सच्चे, अंदर से भी बिल्कुल हल्के, कोई भी बोझ लेके चलने वाले नहीं। अगर मुझे यूं लग रहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी को काट रही हूँ और मैं खुश नहीं हूँ, मेरे चेहरे पे स्माइल नहीं है, इसका मतलब मुझे अपने आप में कोई ना कोई बदलाव लाने की ज़रूरत है। और वो बदलाव सकारात्मक होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम भी उसके साथ वैसा ही गलत कर देते हैं। और हम क्या सोचते हैं, हमने भी सीख लिया, ईंट का जवाब पत्थर से दो। सीख लिया ना, उल्टा सीखा। सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक ही करना है।
अगर हम अपने जीवन में थोड़े थोड़े परिवर्तन लाएंगे तो स्ट्रेस को मैनेज करना मुश्किल नहीं है। स्ट्रेस सबके पास आता है, कोई ये कहे कि नहीं हमारे पास नहीं आता या ऐसी बातें नहीं, ऐसा नहीं। हर एक के सामने कोई ना कोई बातें आती हैं, कभी व्यक्तियों के द्वारा आ गई, कभी अपने मन के संकल्पों से आ गई, कभी परिवार की ओर से आ गई, है ना, कभी क्लास वालों की तरफ से भी आ जाती हैं। ऐसी सभी स्थितियों में हमारा सबसे पहला फर्ज है कि हम खुद की स्थिति को डगमग नहीं होने देंगे। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो है हमारी इंटरनल स्टेज। बातें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन आपकी जो इंटरनल स्टेज है उसको लेके ना जाएं। हम एक छोटी सी बात सबको सुनाते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। एक बार एक हीरे के व्यापारी होते हैं, उनका स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट था, तो वो अपना बिजनेस भी करते थे और साथ साथ अध्यात्म में बहुत रुचि रखते थे। तो एक बार अपनी मीटिंग वो करा रहे थे, सबके साथ बैठे हुए थे, उनका सेक्रेटरी आता है और आके कहता है, सर आज कुछ हीरे खो गए। जैसे वो ये मैसेज सुनते हैं कि हीरे खो गए तो एकदम आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, इट्स वंडरफुल, इट्स वंडरफुल, ये बड़ी अद्भुत बात है, सचमुच अद्भुत बात है। फिर वो अपने मीटिंग में बिजी हो जाते हैं। लगभग 45 मिनट के बाद उनका सेक्रेटरी वापस आता है, आके कहता है, सर वो जो हीरे खो गए थे ना वो मिल गए हैं। अब फिर से वो आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, इट्स वंडरफुल, इंडीड वंडरफुल, सचमुच अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। अभी आप में से कोई बताए कि उन्होंने दोनों ही बातों में, हीरे खो जाने पर और हीरे मिल जाने पर, ये क्यों कहा कि बड़ी अद्भुत बात है? हाथ खड़ा कर सकते जो भी बताना चाहे। आसान है ना, मुश्किल नहीं है ना, बहुत ही आसान है। पहला मैसेज ये था हीरे खो गए, दूसरा मैसेज क्या था, हीरे मिल गए। पहली बार में भी कहा कि बड़ी अद्भुत बात है, दूसरे वाले में भी कहा कि सचमुच बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा क्यों कहा? उनका जो सेक्रेटरी था ना उसको बड़ा वंडर लगा और उन्हें सोचा कि ये बाद में जब मिलेंगे ना तो मैं इनसे पूछूंगा कि आपकी इस बात का राज क्या है। तो जब बाद में मिले तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही जो हम सब के लिए बहुत अच्छी है और उसको हमेशा आप अपने साथ रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब आपने ये कहा ना कि हीरे खो गए हैं तो मैंने अपने नेत्र बंद किए और मैंने अपने आप को देखा कि जो मेरे मन की स्थिति हीरों से बढ़कर है, मैंने इसे तो नहीं खोया। तो मैंने देखा मैं इंटरनली कूल, काम, पीसफुल हूँ, इसलिए मैंने कहा इट्स वंडरफुल। सेकेंड टाइम जब आप ये मैसेज लेके आए कि वो हीरे मिल गए हैं तो मैंने फिर अपने आप को देखा कि अब मैं इतना खुश तो नहीं हो गया हूँ कि मैं अपने को संभाल ना पाऊँ। ऐसा भी होता है, कई बार बहुत अधिक खुशी की बात को भी हम संभाल नहीं पाते। ऐसे लोग भी आपने देखे होंगे, कई बार वो पागल से ही हो जाते हैं क्योंकि वो खुशी को समा नहीं पाई। एक बहुत बड़े डॉक्टर ने अपने जीवन की एक बात मुझे बताई जो मुझे सुन के बड़ा ताज्जुब लगा। उन्होंने कहा कि मेरा जब रिज़ल्ट आना था मेडिकल का तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि भी मैं अच्छे अंक ले सकता हूँ। मैं रिज़ल्ट देखने के लिए गया तो मेरा बहुत बड़ा फ़ोटो अखबार में छपा हुआ था। कहते मैं देखते ही बेहोश हो गया। मुझे दूसरे लोग घर में लेके आए और काफ़ी देर के बाद मुझे होश आया और फिर मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि आपने मेरे को पास कराया, इतने अच्छे अंक दिए और मैंने टॉप किया। अब ये तो खुशी की बात थी ना, लेकिन वो अपने को संभाल नहीं पाए। अक्सर लोग ऐसे होते हैं, खुशी में बहुत खुश हो जाएंगे, छोटी सी परिस्थिति आएगी तो मुरझा जाएंगे। तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन जो आपकी इंटरनल स्टेज है ना वो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। अगर आप इंटरनली स्ट्रॉन्ग हैं तो कोई चीज़ आई या चली गई आप उसके प्रभाव से परे रहेंगे। तो अपनी मनोस्थिति को अच्छा रखना ये हमारी ड्यूटी बनती है। और बहुत सरल रहिए, बहुत इजी नेचर। वही लोग खुश रह सकते हैं जिनका नेचर सरल है। तो जो लोग सरल रहते हैं उनके लिए बड़ी बात भी छोटी हो जाती है और छोटी बात समाप्त हो जाती है। सरलता का अर्थ है कि जो बड़ी बात को छोटा कर सकता है, कितनी भी बड़ी बात हो उसको आप कम कर सकते हैं और छोटी बात को समाप्त कर सकते हैं। एक छोटा सा रियल इंसिडेंट है। एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो अपने परिवार के साथ बैठे हुए सुबह चाय पी रहे थे
तो जब वो चाय पी रहे थे तो उनको देखा देखी उनकी छोटी सी बच्ची मात्र 4 वर्ष की, और वो भी एक कप चाय लेके बैठ गई। तो जैसे ही वो इकट्ठे बैठे थे तो अचानक उस बच्ची के हाथ से कप छूट जाता है और उनकी सारी ड्रेस खराब हो जाती है। उनको बड़ा गुस्सा आया, बच्ची को जोर से थप्पड़ मारा, बच्ची रोने लगी। उसने पहली बात क्या बोली, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी। अब जैसे तैसे अब वो अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए गए ऊपर रूम में, तो देखा बच्ची रो रही है, उसकी मदर उसे चुप करा रही है। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया, और उनका काल्पनिक नाम महेश था। तो महेश जी ने उनको गाड़ी में बिठाया अपनी बिटिया को, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में बच्ची कुछ बोली नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तैयार करके भेजा उसको, और रास्ते में ट्रैफिक रूल्स का उन्होंने उल्लंघन किया। जैसे तैसे स्कूल पहुँचे, काफ़ी लेट हो गई थी वो बच्ची, टीचर भी देख रही थी कि आज बच्ची लेट आई है। उसे छोड़कर जब वो अपने ऑफिस में गए तो देखा कि वो सब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सब छोड़ आए हैं, कुछ भी उनके पास नहीं था। वहाँ जाके वो सोच रहे थे कि आज ना जाने मैंने किसका मुंह देखा और आज मेरे साथ क्या हुआ। जैसे तैसे काम किया कराया, जब वो घर वापस आए बच्ची अलग कमरे में थी, बच्ची की माँ अलग कमरे में, भोजन भी नहीं बना था। अब इतनी सारी बड़ी घटना में दोष किसका था? उस बच्ची का था, उसकी मदर का था, एक कप चाय का था, या महेश जी का था? किसका था? किसका? किसी का नहीं था, महेश जी का। कितने लोग कहते हैं महेश जी का दोष था? डर डर के हाथ क्यों उठा रहे हो, यहाँ थोड़ी बैठे हो। अच्छा, कितने लोग कहते हैं कि उस बच्ची का था जिससे चाय छूट गई थी? उसकी मदर का था? कौन कह रहा है मदर का था? नहीं, थप्पड़ मदर ने नहीं मारा था, फादर ने ही मारा था। उनका नाम महेश जी था। अब देखो महेश जी, यहाँ पर तो सब आराम से सुन रहे हैं ना, तो समझ में आ रहा है कि गलती महेश जी की थी। अपने अपने घर में ना सारे महेश जी बने होते हैं। सुबह के टाइम में आप कभी देखो घरों का दृश्य, क्योंकि देरी से सोते हैं, देरी से उठते हैं, तो सारा काम हरी अप प्लीज, जल्दी करो जल्दी करो। कोई किसी को डांट लगाता है, कोई किसी को डांट लगाता है, तो अपने अपने घरों में सब महेश जी बने होते हैं। अब महेश जी चाहते तो ये घटना सुबह समाप्त हो सकती थी ना, अगर वो एक सिंपल सी बात बोलते कि बेटा आगे से ध्यान रखना। तो एक गलती ने कितनी गलतियों को जन्म दिया, आप काउंट करके देखिए। अब यहाँ तो हम पीसफुली सुन रहे हैं तो इसलिए हम लोग मान सकते इस चीज़ को, लेकिन अपने अपने घर में सबकी स्थिति ऐसी होती है कि वहाँ सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं, आपकी वजह से ये हुआ, आपकी वजह से ये हुआ। तो वहाँ पे बहुत धीरज रखने की ज़रूरत होती है। सरलता का मतलब होता है बड़ी बात को छोटा कर दो और छोटी बात को समाप्त कर दो। एक बार एक गुरुजी आश्रम में बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उनको ये न्यूज़ मिलती है कि आज हमारे आश्रम में किसी ने गाय दान करी है। तो बड़े खुश होते हैं वो, सारे शिष्य भी बहुत खुश होते हैं। गुरुजी बताते हैं कि गाय का दूध पीने से क्या क्या फ़ायदा होता है, वो सारे फ़ायदे गिनवाए। ये सब चर्चा चल ही रही थी कि इतनी देर में उनका जो सेवक था वो वापस आता है, गुरुजी वो तो अपनी गाय वापस ले गए। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा हो गया, गोबर उठाने से बच गए। अब आप देखो कितना इजी नेचर ना, अभी अभी तो फायदे गिनवा रहे थे, सबके मन में इंपॉर्टेंस बताई, लेकिन जैसे ही न्यूज़ मिली तुरंत उन्होंने अपने मन को सेट कर लिया। हमारा माइंड ना कई बार कंडीशनिंग स्टेज में आ जाता है, ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वैसा नहीं होता तो मन दुखी होता रहता है। दुखी होने की ज़रूरत नहीं, इस दुनिया में किसी से आप उम्मीदें मत करो, नो एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको खुश रहना है ना तो ये सोच लो मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस देना ही देना है। जिस दिन आपने ये सोच लिया ना मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना है, तो उस दिन आपको ऐसा फील होगा कि मेरे जैसा बादशाह इस दुनिया में कोई भी नहीं। बहुत सुंदर सी बात सुनाते हैं, किसी ने फूल से पूछा कि तुमने सबको खुशबू दी, तुम्हें क्या मिला? तुमने सबको खुशबू दी, तुम्हें क्या मिला? फूल ने कहा लेना देना तो व्यापार है, जो दे के कुछ नहीं मांगता वो प्यार है, जिसके बदले में कुछ नहीं चाहिए वो प्यार है। तो ऐसे हमें देने वाला दाता बनना है। जब आप देते जाएंगे तो आपका माइंड हमेशा खुश रहेगा,
क्योंकि उसके बदले में आप कुछ लेना नहीं चाहते हैं। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको स्ट्रेस फ्री रखेगी, जिसको मैंने बहुत वर्षों से प्रयोग किया, और वो है सी द गुड क्वालिटीज ऑफ अदर्स। ऑलवेज सी द गुड क्वालिटीज, अच्छी विशेषताएं देखना, सबके गुणों को देखना। वैसे तो चोरी करना अच्छी बात नहीं, लेकिन गुणों की चोरी करना बहुत अच्छी चोरी है। गुण चोर ज़रूर बनो, जिससे भी मिलो उसकी अच्छाई ज़रूर देख लो, किस आत्मा को परमात्मा ने कौन सा गुण दिया है। इस दुनिया में एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास अच्छा गुण ना हो, और ऐसा भी एक व्यक्ति नहीं जिसके पास अवगुण ना हो। आप किस चीज़ के खरीदार हैं ये आपको देखना है। अगर आप गुणवान बनना चाहते हैं तो सबकी अच्छाई को देखो भी सही और एप्रिशिएट भी करो। कुछ लोग बहुत काम करते हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है, उनको ये याद रहता है कि ईश्वर करा रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते करेंगे भी नहीं पर सबके लिए सिरदर्द बने रहेंगे। थोड़ा सा किया, जगह जगह सुनाते रहेंगे, मैंने ये भी किया, मैंने ये भी किया। व्यक्ति करने से नहीं थकता, गिनने से थकता है कि मैंने इतना किया और सामने वाले ने नहीं किया। अगर आपको सुखी रहना है, यहाँ से पीसफुल रहना है, सबकी अच्छाई को देखो और जो नेगेटिव चीज़ है ना उसको डस्टबिन में डाल दो, उसके बारे में सोचना नहीं। हर आत्मा अपने अवगुणों से फाइटिंग कर रही है। हर एक आत्मा की युद्ध है अपने ही विरुद्ध कि वो अपने अवगुणों को निकालना चाहती है। अगर आप उसके अवगुणों को देखेंगे तो एक मनोविज्ञान है ये कि जब आप किसी की कमी कमजोरी को देखते हैं, आज नहीं तो कल वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। अगर आपको गुणवान बनना है तो सबके गुणों को देखना है, अवगुणों को ना तो देखना है और ना ही चित्त पे रखना है। अच्छा दिखाई दे भी जाएगा, ऐसा भी होता है कि पता तो चलना चाहिए, ये नॉलेज तो होनी चाहिए कि ये चीज़ ठीक है ये नहीं, लेकिन यहाँ नहीं रखना। अगर आप सबके अवगुण रखते जाएंगे तो आपका मन कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकता है। इसलिए आपके साथ जो रहते हैं एक बार उनकी लिस्ट बनाइए कि इनको शिव बाबा ने कौन सी अच्छा गुण दिया हुआ है एज ए गिफ्ट। अच्छा आप बोलिए, एक दूसरे को बड़े प्यार से देखते हुए अच्छे से बोलिए, अच्छे से। हमारे कैबिन वाले भाई बहुत अच्छे हैं। किस किस ने बोला, दिल से बोला? हमने एक बार ये जब एक्टिविटी कराई ना तो कुछ लोग बोल नहीं रहे थे, इतने टाइट होके ऐसे बैठे हुए थे। मैंने कहा आप कर नहीं रहे हैं, लास्ट पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को बोलिए। तो पता क्या कहते, वो कहते दीदी आप तो ना आश्रम में रहते हो इसलिए आपको लगता है सब अच्छे हैं। जब ये लोग बाहर निकल के बोलते हैं ना तब देखना है कितने अच्छे हैं। बाहर जाके इनका दूसरा मुखौटा होता है, यहाँ ये दूसरे हैं, बाहर दूसरे। मैंने कहा देखो अच्छा बनने का एक ही महामंत्र है इस दुनिया में। हमारे पास एक भाई आए कुछ मैसेज देने के लिए, तो उस दिन हम सुबह से यही प्रैक्टिस कर रहे थे कि जो भी कोई आएगा ना उसके मस्तक के स्टार को देखना है और उसको ये चीज़ बोलनी है। तो जैसे मैंने उस भाई को बोला, होगा 22-23 साल का, मैंने कहा भैया आप बहुत अच्छे हो। कहते आपको कैसे पता ये बात कि मैं बहुत अच्छा हूँ? मैं कहा देखो आप जैसे जो युवा है ना वो बाहर कहीं किसी क्लब्स में मिलेंगे, होटल्स में मिलेंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे, खेल रहे होंगे, और आप भगवान के घर में आए हो तो आप बहुत अच्छे हो। कहते हैं रियली मैं बहुत अच्छा हूँ? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आपकी प्रॉपर लिसनिंग है, आपको जो बात सुनाई जा रही है आप ध्यान से सुन रहे हैं इसलिए आप बहुत अच्छे हैं। कहते रियली मैं बहुत अच्छा हूँ? मैंने कहा हाँ। कहते कि मेरी ज़िंदगी का आज ये पहला दिन है कि मुझे किसी बहन ने ये बोला है कि आप बहुत अच्छे हो। कहते हर रोज़ मुझे लोग ये बोलते हैं आपकी ये बात अच्छी नहीं, आपकी ये बात। और सच में लोग ना रिजेक्ट बहुत जल्दी करते हैं ना, एक दूसरे के वीक पॉइंट जल्दी बोलते रहते हैं, अच्छाई को बोलते ही नहीं, इसमें कंजूसी करते हैं। कहते हैं कि एक बार ना एक राहगीर चल रहा था तो वो चलते चलते एक समुद्र को देखता है और वो देखकर कहता है समुद्र तुम कितने विशाल हो, पर तुम्हारा पानी खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। इतने में उसे कोयल की आवाज़ सुनाई देती है। कहते कोयल कितना अच्छा गाती हो, पर तुम काली ना होती कितना अच्छा होता। गुलाब के फूल पे नज़र जाती है, देखकर कहता है फूल कितने खूबसूरत हो, पर तुम्हारे साथ कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तो प्रकृति ने एक मौन स्वर में जवाब दिया जो हम सब के लिए बहुत अच्छा है। क्या जवाब दिया?
अगर तुम किसी की कमियां ना देखते तो कितना अच्छा होता। जब इन 40 दिनों में या 21 दिनों में हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम अच्छाई देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे, तो इससे आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। और पूरे दिन में एक बार आपको अपने परिवार के साथ जरूर बैठना है, उनके साथ बैठ के वार्तालाप करना है और भोजन भी खुशी खुशी स्वीकार करना है। भोजन करते समय आपको परमात्मा को याद करना है और जैसे ही भोजन पूरा हो जाता है तो हेल्दी शेयरिंग करेंगे, परिवार के साथ बैठेंगे। ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो परिवार के साथ टाइम दे ही नहीं पाते। जब हम उनसे परिवार से मिलते हैं, वो कहते हैं जी हमें तो ना कई कई दिन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ बैठे हुए और भोजन किए हुए। कहते चाय भी इकट्ठे नहीं पी पाते हम लोग, तो इतना ज़्यादा वो लोग व्यस्त रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हम उनको कहते हैं कि कोई बात नहीं, जिस समय आपको अवसर मिले, आपका बिजी रहना कोई बुरी बात नहीं है। आप जितना बिजी रहेंगे उतना इजी रहेंगे। आपका कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं होना चाहिए। जीवन में मस्त व्यस्त बनो। क्या बनो? मस्त व्यस्त बनो। बिजी होते भी इजी रहो। अगर आप बिजी रहते भी इजी है ना, जिस समय जो काम आया वो सामने कर लिया बड़े प्यार से और मुस्कुराते हुए किया। अगर आप कार्य करते हुए अच्छी स्थिति में रहते हैं तो आप बहुत खुश रह सकते हैं। आप कर भी रहे हैं और अंदर से चिकचिक भी लगा रखी है, अंदर से आप परेशान भी हो रहे हैं, तो कार्य कभी खुशी नहीं देता। कार्य व्यक्ति को नहीं थकाता, सोच व्यक्ति को थका देती है। आप उस कार्य को करते हुए क्या सोच रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको रियल इंसिडेंट बताती हूँ। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक बहन आई, तो उस बहन की एज भी 60 के करीब होगी। तो वो स्वयं मतलब इस समय दादी नानी बन चुकी है। अब उसको सीन को इमर्ज करना और उसकी बात ध्यान से सुनना कि कैसे सोच से व्यक्ति कितना टायर्ड होता है। तो वो कहती है कि मैं इस समय लगभग 60 की एज में हूँ और मेरे घर में मेरी सास है, मुझे उसके लिए भोजन भी बनाना होता और सब कुछ मैं ही करती हूँ उसके लिए। मैंने कहा बच्चे? कहते बच्चे मेरे फॉरेन में रहते हैं दोनों, एक कनाडा में एक किसी और स्थान पे। मैंने कहा आपके जो युगल हैं? कहते वो बहुत अच्छी नौकरी पे रहे हैं तो अभी वो रेस्ट करते हैं। मैंने कहा आप उनको भी ले आया करो सेंटर पर। तो कहते मैं कहूँगी उनको, पर मैं ना आ नहीं पाती। मैंने कहा क्यों नहीं आ पाते? कहते वो जो मेरी मदर इन लॉ है ना, तो वो इस समय 95 एज की हैं और मुझे सवेरे भी उनके लिए नाश्ता बनाना होता है, लंच भी बनाना होता है, डिनर भी बनाना होता है। मैंने कहा सवेरे आप? कहते हम तो सवेरे फ्रूट्स लेते हैं, पर वो कहते जी मैं तो फ्रूट्स नहीं खाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप फिर बना के दे दिया करो। कहते मेरे को ना बड़े साल हो गया बनाते हुए, अब मैं कब तक बनाऊंगी, मैं भी तो बूढ़ी हो गई हूँ ना। मैंने कहा देखो शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। कहते रात को भी मेरा मन नहीं करता बनाने के लिए और उनको तो ताज़ा ही भोजन चाहिए। मैंने कहा देखो जो करेगा सो पाएगा। आपके इस परिवार को यहाँ तक पहुँचाने में किसका योगदान है? अगर आपके पति अच्छी जॉब पर रहे, उनका पालन पोषण उन्होंने किया है ना, आप सोच के देखिए कि उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया। कहते हाँ ये बात तो है। मैंने कहा उनके अच्छे संस्कार है ना, आपके जो युगल हैं? कहते हाँ अच्छे संस्कार भी हैं, मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते, पर मैं ये सोचती हूँ कि मैं इतनी सेवा करती हूँ पर ये तो मुझे दुआएं नहीं देती। मैंने कहा वो दुआएं तब देगी जब आप ना उनसे पूछ के जैसा उनको चाहिए पहले ही खाना बना के दे दो। आप पूछो आपको क्या खाना है? माता जी मैं बना के दे दूंगी। कहते कि मैं पहले कैसे पूछूं, मुझे अच्छा नहीं लगता, बस जितना वो कहती है उतना ही कर देती। मैंने कहा एक बार चेंज करके देखो कि आप उनसे पूछो कि माता जी आप क्या खाएंगे, तो धीरे धीरे कहती है वो ना मुझे गालियाँ देती हैं। मैं कहा चाहे वो गालियाँ भी दे पर आप भोजन देना बंद नहीं करना। कहते पहले मैं कर देती थी कि इतना गलत बोलते हैं। मैंने कहा देखो वो बड़े हैं, आप अगर भोजन प्यार से बनाएंगे धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे। तो काफ़ी दिन पहले की बात है, फिर उन्होंने वैसी प्रैक्टिस करनी शुरू की। धीरे धीरे भोजन प्यार से जब बना के दिया तो उसको छुट्टी देने लगी कि तुम सेंटर पे जाओ, क्योंकि उनको लगा कि वहाँ जाके अच्छी चीज़ सीख रही है। तो कहती कि मेरे को पुण्य मिलेगा ना? मैंने कहा हाँ पुण्य तो मिलेगा अगर आप खुशी से करेंगे। कहते अब ना मैंने अपने मन को सेट कर लिया है कि भगवान ने मुझे ये सेवा दी है। जो मंदिर की मूर्तियाँ हैं वो तो खाती नहीं है और ये मेरे घर की चैतन्य मूर्ति है,
और मैं कहीं पर भी जाऊं मेरा घर खुला रहता है, ये घर का ध्यान रखती हैं। मैंने कहा देखो मंदिर की मूर्तियां कोई झाड़ू पोछा थोड़ी करती हैं, बस वो ब्लेसिंग देती है ना, तो ये भी धीरे धीरे देना शुरू कर देंगी। तो अभी जब मैं आ रही थी तो मेरे को बताती, कहते सच में उनमें बड़ा चेंज आया। मैंने कहा कैसे आया? कहते मैंने खाना बड़े प्यार से बनाया और खुशी खुशी बनाया। आप देखिए थिंकिंग चेंज करते करते क्या हुआ, जैसे उसमें परिवर्तन आया सामने वाले में भी आया। हम क्या सोचते हैं, आखिर ये सब मुझे ही करना है। जैसे ही गिनना शुरू करते हैं तो हम थकना भी शुरू कर देते हैं। अब मैंने देखा वो शाम को हर रोज आने लगी, पहले वो कभी कभी आ रही थी, अब वो रोज आने लगी। जो विचार है ना, एक ही विचार काफी है आगे बढ़ने के लिए और एक विचार काफी है नीचे गिरने के लिए। आपका एक विचार आपको सुबह जगा भी सकता है, आपका एक विचार आपको सुला भी सकता है। अगर आपने सुबह उठते ही सोचा कि ये मेरा प्रभु मिलन का दिन है, मुझे बाबा के सामने बैठना है, आप तुरंत उठ जाएंगे। अगर उठते ही याद आया कि रात को देर से सोए थे, सिर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, फिर सो जाएंगे, है ना। तो एक विचार काफ़ी है जागते रहने के लिए। और थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, इसलिए हम उनको थिंकिंग के लिए 4 टाइप्स के थॉट्स बताते हैं। और पहले होते हैं वेस्ट थॉट्स, जो रिलेटेड टू पास्ट हैं। 10 साल पहले किसने मुझे क्या कहा था, क्यों कहा था, उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसके बाद होते हैं नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव वो होते हैं जिसमें व्यक्ति बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, दूसरों के भी नेगेटिव पॉइंट्स उसको नज़र आते हैं, वीक पॉइंट नज़र आते हैं। और ये नेगेटिव थॉट्स कभी कभी यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि व्यक्ति सुसाइड की बात सोचता है। क्योंकि जीवन में कभी भी निराश ना होना ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। मेरे साथ साथ बोलेंगे, जीवन में कभी निराश ना होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। फिर से बोलिए, साथ साथ बोलेंगे अच्छा लगेगा। कभी निराश ना होना जिंदगी की सबसे बड़ी जीत होती है। तो हम सबको ये वायदा पक्का कर लेना है, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं अगर किसी के मन में चलते हैं तो उनका भी उपाय उनको बताते हैं। इससे जो भी रिलेटेड टू पास्ट हैं या सुसाइडल थॉट्स हैं वो नेगेटिव में आते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनरी थॉट्स जो हमारे रूटीन से जुड़े होते हैं, साधारण और आवश्यक विचार। पहले थे व्यर्थ विचार, फिर नकारात्मक विचार, साधारण और आवश्यक विचार। जैसे किसी ने जाना है, 10 बजे ऑफिस में जाना है, फाइल लेके जानी है, तो ये साधारण और आवश्यक विचार है। और एक होते हैं पॉजिटिव थॉट्स। तो पॉजिटिव थॉट्स कौन से होते हैं? जिसमें आप अपने लिए और सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। जब आप स्वयं के लिए भी शुभ सोचते हैं, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचते हैं। अब ये 4 टाइप्स के हैं। अब उनसे पूछते हैं फिर कि 1 मिनट में आपके विचार, मान लो 30-40 विचार चलते हैं 1 मिनट में। जब आप बहुत अधिक सोचते हैं तो इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो आपके अधिकतर विचार कौन से होते हैं? अभी आप एक एक्सरसाइज कर लेंगे मेरे साथ। सामने बिंदु है ना, बाबा के ऊपर बिंदु है ना, सभी बहुत एकाग्र होकर उस बिंदु को देखिए। कुछ सेकंड तक इस बिंदु को देखते रहिए। प्रयास कीजिए इसे देखते हुए कोई विचार ना आए। ओके, जिनके मन में कोई विचार नहीं आया हाथ खड़ा करें, ऊपर करें हाथ। अच्छा, आपसे मेरा ये प्रश्न है कि ये विचार आ रहा था कि कोई विचार ना आए? ये भी तो एक विचार है ना। मन को कभी भी थॉटलेस नहीं किया जा सकता, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा। जब आप ये सोचते हैं कि कोई विचार ना आए, कोई विचार ना आए, स्टार को देख रहे हैं, तो ये भी एक विचार है। डोंट सप्रेस योर माइंड। आपको अपने मन का दमन नहीं करना है। मन को ना तो अमन करें ना दमन करें, बल्कि सुमन करें ना। सोचिए, सोचना बुरी बात नहीं। मेडिटेशन में भी क्या होता है कि आप अपने विचारों को एक सही दिशा देते हैं।
आपने स्टॉप नहीं करना है, मन को सोचने से रोकना नहीं, पर जो आप सोच रहे हैं ना उसको अच्छा सोचने के लिए प्रेरित करें। विचार को विचार से बदलना है। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हम उनको ये पूछते हैं कि आपके मन में अधिकतर विचार कौन से चलते हैं, तो वो अपने आप बताते हैं कि जी हमारे मन में वेस्ट चलते हैं, नेगेटिव चलते हैं और परिस्थिति के अनुसार बदलते भी रहते हैं। जैसे एक बगीचे के अंदर जब आप घास लगाते हैं ना तो उसमें वेस्ट ग्रास भी आ जाती है जिसको निकालना ज़रूरी होता है। अगर आप उसको नहीं निकालेंगे तो बाकी ग्रास भी खराब हो जाएगी। हमारे पास छोटा सा ही बगीचा है वहाँ पे सेंटर पर, तो वहाँ पे जब माली हर चौथे पाँचवें दिन आता है तो वो निकाल रहा होता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या करे हो, कहते दीदी अगर ये नहीं निकाली ना तो बाकी सारी हमारी जो ग्रास है ये भी खराब हो जाएगी। तो हमारे मन के अंदर भी ना बहुत सारी वेस्ट ग्रास हो जाती है, बहुत सारे वेस्ट थॉट्स आते हैं, सबको आते हैं। उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, विचार को विचार से बदलिए, रिप्लेस कीजिए। एज ए ह्यूमन बीइंग आपके मन में गलत विचार आएगा, बदला लेने का भी विचार आएगा, जेलसी का भी आएगा, लेकिन आपने उसको ठीक करना है। कैसे करेंगे? मान लो जेलसी के थॉट्स आ गए, अभी भी बड़े कॉमन हो गए हैं, चाहे किससे भी मिलेंगे, मतलब जेलसी में व्यक्ति कुछ भी नुकसान करने को तैयार हो जाता है सामने वाले का। तो उस समय हम एक अच्छा विचार लाएंगे कि जो हमारे भाग्य में है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है तो कोई दे भी नहीं सकता, तो मैं किसी से ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या की एक अग्नि ऐसी है जिसमें व्यक्ति स्वयं जलता है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे को नुकसान पहुंचाती हैं, लाइक एंगर, दूसरे को दुख पहुंचेगा, खुद को भी पहुंचेगा, पर ईर्ष्या वाला जो व्यक्ति है ना वो अंदर ही अंदर जलता रहता है। इसलिए किसी ने कहा ना जल तू ईर्ष्या में वरना राख हो जाएगा। अगर जलता रहा इस कदर तो अगर इसी तरह से हम चलते रहे तो जीवन भी राख हो जाएगा। कहते हैं कि किसी ने शमशान के अंदर जलते हुए मुर्दे को देखा और ये सोचा कि मैं जिंदगी भर राख होता रहा इस राख में मिल जाने के लिए। मतलब हम क्यों किसी से ईर्ष्या करते हैं, उससे किसी कुछ मिलना नहीं, लेकिन इसको हमें ठीक करना है। उनको हमें फार्मूला देना है कि वो फार्मूला है चेक एंड चेंज। लेकिन चेक आपने खुद को करना है और अपने में ही बदलाव लाना है। अक्सर हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, चेक एंड चेंज। आपने अपने विचार को देखना है कि ये विचार मेरा ठीक नहीं है, और उसको ठीक करने के लिए एक अच्छा विचार क्रिएट करना है। कुछ अच्छे विचारों को हर रोज़ दोहराइए, जैसे भगवान मेरे साथ है सब अच्छा होगा। बोलिए, अपना राइट हैंड आगे करो और फील करो कि मेरा हाथ, मेरे साथ साथ में मेरा हाथ सर्वशक्तिवान के हाथ में है। मेरा हाथ कल्याणकारी के हाथ में है। मेरा एक कल्याण हो नहीं सकता। सब अच्छे हैं, सब अच्छा हो रहा है। आप इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे तो आपको खुद को भी बहुत एनर्जी मिलेगी। आपने एकांत में जाकर अपने विचारों पर फोकस करना है और अपने आप को ये पक्का करा देना है कि मुझे जब भी सोचना है तो सकारात्मक सोचना है और उठते ही अच्छे विचार क्रिएट करने हैं। सबसे बेस्ट टाइम होता है जब आप रात को सोने लगते हैं ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है। जब आप नींद के समीप होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कितनी भी कड़े से कड़ी परिस्थिति क्यों ना हो, आप उस समय को सही प्रयोग करें। जब आप सोएं तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। कुछ भी अच्छा सोचते सोचते सोना है। और जब आप उठेंगे अगले दिन, जब आप मुस्कुराते हुए सोए, तो अगला दिन किससे शुरू होगा? स्माइल से। कहते हैं स्माइल गोज माइल्स, बहुत दूर दूर तक जाती है। अगर आप चिंता करते सोएंगे, स्ट्रेस में सोएंगे, नेक्स्ट डे स्टार्ट विद स्ट्रेस। लेकिन आजकल तो एक नया कंसेप्ट शुरू हो गया, टैट, टायर्ड ऑल द टाइम। जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं ना, वो हमेशा थके रहते हैं। लेकिन आपको 3 टाइम का सही प्रयोग करना है। एक रात को सोते समय, एक उठते ही जो 10 मिनट टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस तब भी खुला है। जो भी विचार देंगे वो आपको फलीभूत होगा। एक जब आप बहुत खुश होते हैं सोते समय, उठते समय, और जब आप बहुत खुश होते हैं। मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बताती हूँ। 2015 में
मुझे भी बहुत भयंकर व्याधि ने घेरा, अच्छा सा, थोड़ा नहीं, बहुत अच्छे वाला, मतलब जिसको हम कहते हैं कि अपने जीवन के किसी नए जीवन की एक शुरुआत होती है। पूरा 2014 मेरे लिए ऐसा था। लेकिन मैंने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ किया। मैंने एक दिन भी ना यहाँ पर ये नहीं आने दिया कि मैं बीमार हूँ। कोई भी पूछता था तो मैं हमेशा ही कहती थी कि आज पहले से बहुत अच्छा, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हर रोज़ मैंने ये सोच के मतलब पूरा वो वर्ष निकाला। लगभग 1.5 साल ऐसा था कि जिसमें मेरे से कुछ भी सेवाएं नहीं हो पा रही थी, लेकिन बाबा की इतनी मदद, क्योंकि मन बीमार नहीं हुआ, हर दिन मुझे एक अच्छा अनुभव हो रहा था। तो इस सबकॉन्शियस माइंड वाली पॉइंट ने मुझे बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अंदर में पक्का कर लिया था कि मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, तन भी स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, और मैं सब कुछ अपने आप कर पा रही हूँ। स्टेज का एक स्टेप जितना ये है ना, इतना भी मुझसे नहीं चढ़ा जाता था, लेकिन बाबा की मदद और ये जो पॉजिटिविटी की मदद थी उसने यहाँ तक पहुँचा। और मैंने एक चीज़ सीख ली, अगर मैं अपने जीवन के पन्ने खोल के देखती हूँ तो वो वाला टाइम मेरे लिए बड़ा गोल्डन टाइम रहा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने पहले हमेशा हेल्थ को इग्नोर किया, कभी भी। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें पक्की कर ली कि वॉकिंग कभी मिस नहीं करनी है, चाहे कहीं मर्जी हो, क्योंकि उस चीज़ ने सिखा दिया हेल्थ इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपका तन ठीक नहीं है ना तो उसका मन के ऊपर भी असर आता है। अगर आपका तन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। टाइम मिलेगा नहीं, ऐसे कार्यों के लिए किसी को टाइम नहीं मिलता। बड़ा ताजुब सा लगता है कि व्यक्ति 40-50 वर्ष तक कमाता रहता है, धन खूब कमाओ खूब कमाओ, वो खाएगा भी नहीं, सोएगा भी नहीं टाइम से, सैर भी नहीं करेगा, और उसके बाद जब हेल्थ बिगड़ते तो सारा का सारा धन वहीं पे लग जाता है। बाद में हमें समझ में आता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ मुझे बहुत काम आई, सबकॉन्शियस वाली। अभी मैं एक पॉइंट बताते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगी कि अगर आपको स्ट्रेस फ्री लिविंग चाहिए ना, तो उसके लिए एक चीज़ पक्की कर लें कि जो कुछ हमारे साथ किसी ने पास्ट में कभी भी बुरा किया तो उसको हमें क्षमा कर देना है। क्षमा करना और क्षमा लेना, सिर्फ ये किसी और पे उपकार नहीं, अपने ऊपर है। और उसके ऊपर हम क्षमा मेडिटेशन भी करवाते हैं सबको। क्षमा मेडिटेशन में हम उनको ये सिखाते हैं कि कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हुई और कुछ गलतियां सामने वाले से हुई हैं, तो हम उनको भी क्षमा कर देंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना, दूसरों को क्षमा दान। जब आप क्षमा दान देते हैं, क्षमा याचना करते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी हमसे दिन में कोई ऐसी गलती भी नहीं हुई, पर फिर भी मन की खुशी चली जाती है। तो उस समय कुछ ना कुछ हमारा पास्ट का भी अकाउंट सामने आ रहा होता है, कुछ ना कुछ हमसे भूल हुई होती है, तो हम क्षमा दान लेना उचित समझते हैं। क्षमा दान भी और क्षमा याचना भी। और अपनी वाणी पर भी हमारा पूरा संयम होना चाहिए। आपकी जो वाणी है वो वीणा का काम तो करे, बाण का काम ना करे। वीणा के सुर हम सुनना चाहते हैं ना, बाण की तरह से नहीं लगने चाहिए। बहुत सुंदर किसी ने बात कही है कि आपकी मीठी वाणी से इतिहास भी बन सकता है, महाभारत भी बना सकते हैं आप। जब कड़वे बोल बोलते हैं तो महाभारत बन जाता है। महाभारत ना तो कोई पढ़ना चाहता है, ना कोई घर में रखना चाहता है, लेकिन आज ये महाभारत हर मन में चल रही है ना। किसी भी घर में आप जाएंगे, काम तो सारा मेड कर जाती है, पूरा दिन लड़ाइयों में टाइम जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोचना है, यही बोल कोई मुझे बोले तो कैसा लगेगा। बोलने के लिए कुछ लाइन आप मेरे साथ बोलेंगे। बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। फिर से बोलेंगे, बोल सको तो मीठा बोलो, कटु बोलना मत सीखो। बिछा सको तो फूल बिछाओ, शूल बिछाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। मिटा सको तो अहम मिटाओ, रहम मिटाना मत सीखो। आप हमेशा बाबा की छत्र छाया में रहे, खुश रहे, ये मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद।